नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। हरियाणा का रण जारी है। जैसे छोटे छोटे बच्चे, छात्र छात्राएं, आप और हम जब एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचते थे अपनी परीक्षा देने, कम से कम आज वही हालत उन तमाम प्रत्याशियों की, उन तमाम स्टार प्रचारकों की जिन्होंने पिछले 2 महीने लगातार हरियाणा की गली गली छानी, हरियाणा में लोगों से संवाद किया। और अब आज है एग्जाम और 8 तारीख को नतीजे। अभी वोटिंग चल रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त तरीके का उत्साह देखने को मिला। मतदान यहां पर हो रहा है। राज्य में विधानसभा चुनाव की कुल 1031 उम्मीदवारों की किस्मत अब से कुछ देर बाद ईवीएम में कैद हो जाएगी। सभी 90 विधानसभा सीट्स पर एक ही फेज में मतदान संपन्न हो रहा है और इसके लिए 20,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए। इस बार हरियाणा में बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी राज्य में तीसरी बार हैट्रिक बनाने के लिए मैदान में उतरी है, तो वहीं कांग्रेस लंबे समय बाद राज्य की सत्ता में वापसी कर रही है। आम आदमी पार्टी भी है, इनेलो भी है, बहुजन समाज पार्टी है, जेजेपी है, एएसपी है, आजाद समाज पार्टी है। सभी की प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। कई दिग्गज चुनावी रण में है, उनकी किस्मत भी कैद हो रही है। हरियाणा की जमीन पर हाल क्या है, यह सुबह से भारत एक्सप्रेस के कई रिपोर्टर्स बता रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग भारत एक्सप्रेस कर रहा है। 90 विधानसभा सीटों पर एक एक सीट पर क्या कुछ मतदान प्रतिशत निकल रहा है, यह भारत एक्सप्रेस के ग्राउंड रिपोर्टर्स बता रहे हैं। और अभी तस्वीर आना बाकी है। आइए हरियाणा की हकीकत को समझते हैं। वापस आपको ग्राउंड पर लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि आज जबरदस्त तरीके से उत्साह नजर आया। सुबह से ही पहले मतदान फिर जलपान, यह संदेश टीवी चैनल से ज्यादा उन लोगों ने दिया जो पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे थे। चलिए बिना देर किए सीधा ग्राउंड रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। मेरे सहयोगी सोनीपत से रमेश कुमार सिंह मेरे साथ है, गुरुग्राम से संवाददाता देवनाथ हैं, इसके साथ साथ पंचकुला से ओम प्रकाश राय भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत में रमेश जी आपके साथ कर रहा हूं, फिर देवनाथ के पास भी आ रहा हूं। देवनाथ तो पूरा हरियाणा घूमे, लेकिन रमेश जी आज 3 बजे तक का जो आंकड़ा रहा वो रहा 49%, 49%। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, अब तो मौसम भी और सुहाना हो गया। आखिरी का घंटा बाकी है और ऐसे में लोगों में उत्साह भी। सुबह से आप लगातार पोलिंग बूथ्स के बाहर रहे, क्या कुछ रिएक्शंस आए लोगों से? और जब एक आम व्यक्ति अंदर जा रहा था, उसके मन को आपने टटोला होगा, क्या कुछ निकला? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हरियाणा का मतदाता अपने मताधिकार का पूरा प्रयोग कर रहा है। और जिस तरह से पहले से एक परंपरा चली आ रही है कि सब हो, बच्चे, बूढ़े, जवान, जो जिसको भी मताधिकार का अधिकार है, जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, 18 साल से ऊपर के बच्चे, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो घरों से निकले हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे नवरात्रों का व्रत है। हमारे साथ जो बहन है वो नवरात्र की व्रत है, उसके बाद भी वो आई हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने। बात करेंगे कि जिस तरह से मतदान हरियाणा का जो वोटर कर रहा है वो क्या चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो आज का जो मतदाता है वो बड़ा जागरूक है और हर मतदाता ये चाहता है कि विकास के लिए हम वोट दें और आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी मतलब खुशहाल रहे। और इसलिए हमने अपना भी वोट किया कि आने वाली जनरेशन भी ठीक रहे। और हमारा जो मत गया है सर, वो हम मतलब किसी विशेष पार्टी को तो हम कोई फेवर नहीं करते, लेकिन हमने विकास के लिए वोट किया सर। पर जैसे जो मुद्दा था यहाँ पे, बेरोजगारी का एक मुद्दा था, अग्निवीर एक मुद्दा था, जो महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है वो एक बड़ा मुद्दा था, साथ ही साथ क्राइम का रेट बढ़ रहा है। हरियाणा उतना क्राइम स्टेट नहीं था। ये सब मुद्दे मायने रखते हैं वोटर के लिए? नहीं सर, वोटर के लिए तो हर चीज़ मायने रखती है कि जैसे कहते हैं कि भी ज़्यादा क्राइम बढ़ा है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने काफ़ी कुछ कदम भी उठाए हैं और आगे भी इन फ्यूचर भी मुझे लगता है कि आगे भी कदम उठाए जाते रहेंगे और अब भी काफ़ी कदम उठाए गए हैं सर। हमारे साथ और एक वोटर हैं, आप व्रत हैं, उसके बाद भी आप आई हैं मतदान करने। क्या चल रहा था मन में एक मताधिकार के प्रयोग को लेकर? कि जो मैं भी अपना मत दूं वो ऐसे कैंडिडेट को दूं जो हमारी आगे बच्चों के लिए, हमारे लिए भी कोई भी काम हो, फैसिलिटी हो, वो पूरी जिम्मेदारी से निभाए। तो आप देखिए कि जिस तरह से लोग हैं यहाँ पे, आप और भी लोग हैं, मैं बात कराऊंगा। आप लोगों ने अपना वोट दे दिया? क्या लहर देख रहे हैं आप? देखो जी, पहली बात तो यह कुछ बराबर सीख चल रही है, ठीक है, लेकिन हम ये बोलेंगे थोड़ा सा लहर बदल रही है। तो
आप देख रहे हैं मोहित कि किस तरह से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और शाम के काफी भीड़ है, शाम का वक्त है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और काफी अवेयर नजर आ रहे हैं। वापस आऊंगा आपके पास रमेश जी, गुरुग्राम से मेरे सहयोगी देवनाथ भी हैं। अगर हरियाणा आप देखिए, हरियाणा में वैसे तो सिर्फ 90 सीटें हैं, लेकिन यहां पर बात अग्निवीर की भी हो रही है, यहां पर बात पहलवानों की भी हो रही है, यहां पर बात महिलाओं की भी हो रही है, यहां पर बात महंगाई की भी हो रही है। और जब हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो साइबर हब है गुरुग्राम। यहां पर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आगे, बड़ी संख्या में रोजगार देने वाला तमाम एमएनसीज के हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में मेरे सहयोगी देवनाथ भी। देवनाथ, एक तरफ हम देख रहे हैं महंगाई है, पहलवानों वाला मसला है, अग्निवीर है, लेकिन गुरुग्राम जिसको साइबर हब के तौर पर जाना जाता है, दुनिया देखती है गुरुग्राम की तस्वीरों को देखकर, बहुत सारे लोग शौक में आ जाते हैं कि इतना बदल गया क्या हिंदुस्तान। तो जब यहां का वोटर बाहर निकला, आपने उनसे बात की, उनके जहन में क्या था? और देखिए रोहित, मैं तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर पूरे हरियाणा के चुनाव के अगर कोई आयाम है तो तीन आयाम है, किसान, जवान और पहलवान। तो देखिए पूरे हरियाणा की राजनीति इसके इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। जहां तक आपने अग्निवीर की बात की, जहां तक आपने सुरक्षा की बात की, जहां तक अच्छे शासन की बात की, हरियाणा के वोटरों के लिए एक बहुत मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी का जादू चलेगा? क्या सैनी जो बनाए गए 6 महीने पहले मुख्यमंत्री, क्या उनका जादू चलेगा? और यह भी कि क्या हुड्डा की वापसी होगी, शैलजा की नाराजगी कितना असर डालेगी? और किसान, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार नाराज हैं और जो पंचायत करके लगातार कह रहे थे कि बीजेपी को हराना है, सबक सिखाना है, उनका क्या होगा? उनके उस अपील का क्या होगा? इन सारे सवालों के बीच अगर हम गुड़गांव में खड़े होते हैं तो गुड़गांव के लिए, गुड़गांव के लोगों के लिए, गुड़गांव के मतदाताओं के लिए दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये कि सफाई शहर में नहीं है, दूसरा ये कि सड़कों का जिस तरीके से निर्माण होना चाहिए वो नहीं हुआ। जिस तरीके की सिटी, साइबर सिटी की बात कर रहे हैं, जितनी प्रतिष्ठा है, जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, क्या छोटे छोटे कस्बों में सड़कों का निर्माण हुआ? शायद नहीं हुआ, या हुआ। इन सबको लेकर के मतदाता बाहर निकल रहा था। लेकिन ये भी है, दिल्ली के पास का लगा हुआ इलाका है, एनसीआर का इलाका है, तो क्या दिल्ली की छाप, दिल्ली की कोई एक प्रवृत्ति यहां देखने को मिलेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आसपास में रैली कर चुके हैं। तो इन सबका वोटरों पर क्या असर होगा 6 बजे के बाद? भारत एक्सप्रेस तो दिखाएगा ही, जाहिर सी बात है महापौर भी भारत एक्सप्रेस करेगा। और देवनाथ, लगातार आप तो घूमे हैं, मेरे सहयोगी रमेश कुमार सिंह मेरे साथ है और रमेश के साथ कई सारे वोटर्स भी हैं। रमेश इस वक्त एक पोलिंग स्टेशन पर ही है, अगर मैं गलत नहीं तो। लेकिन रमेश, इस बार अगर मैं आपसे वो 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे समझना चाहूं, क्योंकि आप भी बहुत घूमे हैं, आपके आसपास अगर लोग हो तो उनसे तो बात कीजिएगा, लेकिन 3 वो ऐसे मुद्दे जो आपने जब जब वोटरों से बात की, उनके मन को टटोला, तो वो मुद्दे आपके सामने आए और वो मुद्दे इस बार महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हो, वो बताइएगा प्लीज। देखिए, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार के लिए यहाँ की जनता है, जो यहाँ चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो अपने बच्चों के लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं। और जो युवा भी हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, वो भी रोजगार के लिए मतदान कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें रोजगार चाहिए, जो भी सरकार हमें रोजगार देगी हम उसको मतदान करेंगे। इसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से किसानों का मुद्दा है, किसानों का एक बड़ा मुद्दा है। किसान चाहते हैं कि उनके साथ, उनके सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो उसका बदला लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका भी विरोध है और किसान उस पर मतदान कर रहे हैं। ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से खिलाड़ियों का अपमान हुआ, महिला खिलाड़ियों का, उससे भी आक्रोश है पूरे हरियाणा के जो मतलब जाट समुदाय है, विशेषकर जाट समुदाय में। क्योंकि जाट समुदाय के लोग अधिकतर आप देखिए कि चाहे कुश्ती में हो, चाहे अन्य खेल प्रतियोगिताओं में हो, वो उसमें ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो वो उनका भी एक नाराजगी का मुद्दा है। साथ ही साथ इस बार जाट जो मतदाता है वो अपना वोट एक जगह डाल रहा है। पिछली बार वोट बढ़ चुका था, दुष्यंत चौटाला ने भी काफी मत पाए थे और इस बार वो नहीं पा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को इस बार जाट मतदाताओं ने एकदम से नकार दिया है। तो उसका फायदा कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक पार्टी विशेष को मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप ग्राउंड पर जो आपने देगा। एक्सपीरियंस लिया ना, यही मैं दर्शकों के सामने रखना चाह रहा था। आपके आसपास लोग हैं, उनको ही बुला लीजिए अपने पास। अगले राउंड में उन्हीं से बात करेंगे, जनता के बात भारत एक्सप्रेस पर। और मेरे सहयोगी ओम प्रकाश राय भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आप तो दशकों से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, कई पूर्व मंत्री तमाम चेहरों से आपकी मुलाकात है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के भी संवाद में रहते हैं, आम लोगों से भी आप बात करते हैं। मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए कि इस बार की चुनावी लड़ाई किस तरीके से आपने आंकी? कांग्रेस कह रही है बीजेपी कह रही है कांग्रेस, और हम दोनों के बीच में लड़ाई है, लेकिन ग्राउंड पर माहौल ऐसा ही है क्या?
देखिए रोहित, आपको मैं बता दूं कि जो अभी चल रहा है ग्राउंड पे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी, इन्हीं दो दलों में अगर देखा जाए तो हरियाणा में लड़ाई है। और हमारे साथ लोग भी हैं, थोड़ा मैं बोलूंगा अगर इधर आ जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जो लोग हैं या तो बीजेपी के समर्थक हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं। आज इलेक्शन का दिन है, लोग सड़क पे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि जो भी मतलब आज स्थिति में हम देख रहे हैं ग्राउंड में, पंचकुला की मैं बात करूं, हमारे और साथी और फील्ड में है, तो कांग्रेस के बूथ जो लगे हैं, पोलिंग जो लोग हैं जो बने हैं, लोगों को अपना पर्ची दे रहे हैं, वो अभी तक टिके हुए हैं। लेकिन बीजेपी के टेंट खाली हो गए हैं, कांग्रेस के टेंट भरे हुए हैं। बात करूंगा जी, जिस तरह से आज चुनाव है और अगर कहा जाए वोटिंग स्लो है, क्या कारण है कि हरियाणा में इतना कम, जबकि अब तक तो 70-60 से ऊपर हो जाता था, अभी 50 के आसपास है। नमस्कार, आपके चैनल को भी, आपको भी, भारत एक्सप्रेस को, सभी देखने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। जहां तक है, देखो पोलिंग बिल्कुल ठीक चल रही है। और जो स्लो का रीजन केवल यही है कि जहां तक है सत्ता से लोग थोड़े से खफा हैं, जो शासन था, प्रशासन था, उसी लोग खपा है जहाँ तक है। तो कुछ लोग निकलना सोचते हैं वोट डाल के फायदा भी क्या है, लेकिन बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी, मतदाता उत्साहित नहीं है और वोट नहीं कर रहा है, आप क्या कहेंगे? पिछले 10 साल के सरकार के शासन में देखा लोगों ने कि कितने ही वोट दे दो, कितने ही सात सरोकार देख लो, कितने ही रोजाना अखबारों में आप एडवर्टाइजमेंट देख लो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे। लेकिन धरातल पर जब देखते हैं, पंचकुला के बारे में सुनते हैं कि 5,000 करोड़ रुपए का काम हो गया, लेकिन आम पंचकुला की जनता ये देख रही है कि अगर 5,000 करोड़ रुपए का काम होगा, वो तो दिखना चाहिए ना। जनता को नहीं दिखा, जनता निराश होकर समझती है कि सरकार को वोट देने का फायदा क्या। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत ये लगता है मुझे कि शायद बीजेपी का वोटर ये समझता है कि भाई मैं बीजेपी से तो खुश नहीं हूं, मैं वोट किसको दूं। बीजेपी का कट्टर जो वोटर है, कैडर का वोटर है, वो कहता है मैं बीजेपी से नाराज होकर अगर बीजेपी को नहीं देता तो मैं वोट तो कांग्रेस को भी नहीं दे सकता, तो इसलिए मैं अपने घर ही बैठा सारे फैक्टर्स हैं। और इन्हीं फैक्टर्स को समझने के लिए ओम प्रकाश जी, आप लोग ग्राउंड पर हैं, पूरे साल भर आप ग्राउंड पर रहते हैं, और भी सहयोगी वापस आऊंगा सर आपके पास, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, आप माहौल को समझते हैं। मेरे साथ देवनाथ भी लगातार बने हुए हैं। देवनाथ, देखिए ओम प्रकाश जी लगातार हरियाणा में, चंडीगढ़ में, हिमाचल में रिपोर्टिंग करते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते घूमते लोगों से भी बात करते हैं और वो एक्सपीरियंस नजर आ रहा है। लेकिन मुझे आप भी बताइए, अगर ओम प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि मतदाताओं में वो उत्साह नहीं है, जब हम आपके शो देखते हैं, आ गया चुनाव देखते हैं, तो उसमें तो बड़ा हमें जोश नजर आता है, किसानों की बात होती है, अग्निवीर की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, लेकिन ये वोट प्रतिशत स्लो क्या दर्शा रहा है भाई? रोहित, आपने बहुत सही बात की और मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है, क्योंकि जब भी मैं हरियाणा में गया, जहां भी गया, तो मैंने देखा कि चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, लोग बढ़ चढ़ करके अपनी बात रखते थे। लेकिन रोहित, समझने की जरूरत है, राजनीति की अपनी भाषा होती है, और जब आप गांव में होते हैं तो वहां पर राजनीति की भाषा और शहरों की जो भाषा है वो थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हम कह नहीं सकते कि बीजेपी या कांग्रेस, शायद 6 बजे के बाद हम कहने की स्थिति में होंगे, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस की बात करते हैं, लेकिन निर्णायक मतदाता वो है जो शांत है, जो खामोश है, जो सिर्फ और सिर्फ जाकर के वोट देख करके चुप्पे से अपने घर लौट आने वाला है, वही जीत और हार को तय करने वाला मतदाता है। और रोहित, 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद जब आप शो करेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हाँ, हरियाणा में जितने भी भारत एक्सप्रेस ने शो किया, उन सब में पर्ची और खर्ची का जिक्र हुआ। उन सभी शो में लोगों ने रोजगार को लेकर के सवाल उठाया, उन सभी शो में सबने किसानों की बात की, सबने खेल को लेकर के बात की। तो जाहिर सी बात है, ये एक ऐसा मुद्दा था। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है रोहित, जहां पर बुजुर्गों का बहुत सम्मान होता है, जहां जो मान्यताएं हैं, जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, उनका बड़ा अप्रोच रहता है, लोगों के मन में बड़ा सम्मान रहता है। तो जाहिर सी बात है, जो परिणाम आएगा वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। यानी जो हुक्का है, उसके इर्द गिर्द बैठे लोग जब बात करते हैं तो झूठ नहीं बोलते, वो सच बोलते हैं। लेकिन वो 20% मतदाता जो खामोशी से जाकर के वोट दे आता है और किसी से चीज है हुक्का, खाट, ठाट,
ये तमाम चीजें नजर आएंगी और आप तो खुद कह रहे हैं कि 6 बजे के लिए आप तैयार हो रहे हैं। ठीक है, 6 बजे भी आपसे बात हो जाएगी। रमेश जी, मैं आपके पास आ गया। रमेश जी, देखिए यहां पर ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि जो वोटिंग प्रतिशत स्लो हुआ है, लोगों में थोड़ी थोड़ी नाराजगी भी है, बहुत उदासीनता है, आखिरी के कुछ मिनट बाकी हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन दर्शकों से भी मैं ये अपील करता हूं कि आखिरी के 40 से 45 मिनट बाकी हैं, अपने मत का इस्तेमाल करिए, अपने घरों से निकलिए। अगर आप इतना उब गए हैं कि अपने लिए मत नहीं करना चाहते, तो अपने आसपास देखिए, छोटे छोटे बच्चे नजर आ जाएंगे आपको। उन बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए, उन बच्चों की बेहतर सड़कों के लिए, उन बच्चों के बेहतर पार्कों के लिए उनकी शक्ल देखिए और मत करने निकलिए। रमेश जी, मैं आपके पास आ गया। आपके आसपास अगर लोग भी हो तो उनसे भी संवाद कीजिएगा। और जो ये वोटिंग प्रतिशत थोड़ा स्लो नजर आया, क्योंकि शोज में तो बहुत जोश था, लेकिन वो जोश पोलिंग स्टेशन तक आते आते ठंडा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है इसके कारण? देखिए, लोग लगातार देखिए मतदान का प्रतिशत कम होने के कई कारण हैं। हमारे साथ एक यहाँ के मतदाता हैं, हम बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं हम मतदान को लेकर? देखो जी, बात सुनो, हम बताएंगे। सुनो, कारण ये है मतदान का, एक तो जो पहले सरकार थी, ठीक है, हमने कई बार मतलब अपना निखिल मतदान है, हमने कई बार कहा मेरा मकान देखो, सर्वे करो, इसका जो कॉपी का सर्वे करो। तमाम तरह की समस्याएं हैं लोगों की, पर सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि मतदान केंद्र पे महिलाओं की लाइन अलग है, उसमें महिलाएं लगी हुई हैं, पुरुषों की लाइन अलग है, उसमें पुरुष लगे हुए हैं, और सुबह से स्थिति है, सुबह से ही मतदान हो रहा है। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मतदान पे कुछ कहेंगे कि मतदान का प्रतिशत क्यों धीमा चल रहा है? भाई साहब, एक ही उसमें मतलब 216 में एक ही उसका डाल दिया है, 17-18 में मतलब खाली पड़ा है ये। और तो घर से सारे लोग निकल रहे हैं। आप लोग यहाँ के लोकल लोग हैं, आप तो जानते होंगे कौन से लोग आ रहे हैं मतदान करने। क्या मतदान का प्रतिशत जिस तरह से पहले रहा है उसी तरह से हो रहा है कि कुछ कम लोग मतदान के लिए? मुद्दे भी पूछ लीजिएगा, क्या मुद्दे इस बार चुनाव के? वोटिंग हो रही है। किन किन मुद्दों पे लोग मतदान कर रहे हैं? बेरोजगारी और महंगाई, और भाई साहब ये नौकरी, मतलब आजकल रोजगार नहीं है बच्चों के पास। तो देखिए, इस तरह के आप मतदान करके आ रहे हैं, पहली बार मतदान किए हैं? कौन से? हाँ, लोकसभा का भी दिए होंगे। क्या एक युवा होने के नाते बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है? आपको लगता है कि कोई सरकार ऐसी आ सकती है जो सबको रोजगार दे दे? हाँ, शायद। किस सरकार से आप उम्मीद रखते हैं जो सबको रोजगार? बीजेपी से। तो आप देखिए कि लगातार यहाँ पे युवा भी हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि आप किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को आप अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मत का इस्तेमाल कीजिए अपने घरों से निकलिए। हरियाणा बहुत युवाओं का स्टेट है। हरियाणा में हर एक चीज सबसे बेहतरीन तरीके से मिलती है, नजर आती है। युवा इतनी बड़ी संख्या में है, तो वो नजर आना चाहिए। एक युवा होने के नाते मैं अपील कर रहा हूं, प्लीज अपने घरों से निकलिए। ओम प्रकाश राय जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ओम प्रकाश जी, अब मुद्दों को धीरे धीरे देवनाथ भी बता रहे हैं, रमेश कुमार सिंह भी बता रहे हैं, और आप तो, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, आप तो पूरे साल भर, पिछले कई दशकों से आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस बार के 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे बता दीजिए, क्योंकि 2019 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार तो किसी को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस कह रही है कि ये मुद्दे हैं अग्निवीर, कांग्रेस कह रही है महंगाई, बीजेपी कह रही है कि भैया इकलौता राज्य है ऐसा हरियाणा जहां पर हम एमएसपी पर सब कुछ खरीद रहे हैं, किसानों की ये सरकार है, अग्निवीरों को 100% नौकरी हम देंगे। तो दलों की तरफ से वादे बहुत ज्यादा हैं, दर्शकों के बीच, आम नागरिकों के बीच जिन मंशा के साथ ये वादे छोड़े गए, विश्वास आ रहा है उनको? देखिए, जो ट्रेंड है मैं बता रहा हूं आपको, जो अग्निवीर की चाहे बात कर लीजिए, हरियाणा में सबसे ज्यादा जो सैनिक जाते हैं सेना में, तो उनकी नौकरी चली गई, तो ये भी मुद्दा है। आप और बेरोजगारी है, जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, विकास कार्य हुए नहीं। हरियाणा नंबर 1 था 2014 में 2,36,000 समथिंग इनका पर कैपिटा इनकम था। अब वो कहाँ है आज? आज 4 लाख करोड़ के कर्जे में हरियाणा चला गया। सबसे एक बड़ी बात है, मैं भाई साहब से पूछूंगा, एक खर्ची पर्ची जो बीजेपी ये चला रही थी कि खर्ची पर्ची की सरकार, और ये है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वैसे आम आदमी इस खर्ची पर्ची का कोई अर्थ नहीं समझता है। ये तो एक भारतीय जनता पार्टी का किसी दूसरे विपक्ष के जो, यानी कि जो 10 साल से सरकार चल रही है,
कांग्रेस उससे सवाल कर रही है, तो जो भी आदमी सत्ता में होता है उसको उसको जिम्मेदारी होती है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। वो 10 साल पहले की बातें भी कांग्रेस ने क्या किया, अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हटकर अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हटकर देखिए खर्ची पर्ची। और एक और मैं बात कहूंगा, जो 2019 में 40 सीटें आई थी बदलाव के लिए था, जेजेपी ने जो झटका लगा दिया ना, इसके चलते सरकार रिपीट हो गई। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेन यही है, जैसे आप पूछ रहे थे ना खर्ची पर्ची का, दिखावा ज्यादा है खर्ची पर्ची का। जैसे एचपीएससी का जो घोटाला 2 करोड़ रुपया का निकला था, उन्होंने उनको ना सस्पेंड किया, ना उस टाइम कोई तहकीकात करवाई। केवल बोलने का है कि खर्ची पर्ची नहीं है। जो उन लोगों से पूछा जाए तो खर्ची पर्ची सब है, लेकिन वो दिखने में नहीं है, दिखाई नहीं देती। इन्होंने अपना बोलने का तरीका, देखिए इन्होंने जरूरी बात कही है, इसको ध्यान रखना रोहित, कि खर्ची पर्ची जो कह रहे हैं ये इन्हीं के टाइम में है और ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो जिस तरह से एचपीएससी में घोटाला हुआ, हमने कई खबरें चलाई, हरियाणा में पकड़े गए लोग पैसा लेते हुए अपने ऑफिस में, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। तो इस तरह की बातें हैं। और जो मैंने कहा आपको कि 2019 में आज जेजेपी का अस्तित्व समाप्त हो गया है हरियाणा में। आप सोच लो, जेजेपी 0 भी सीट नहीं आ रही है, मैं बता दूं 0 से भी डाउन है, क्योंकि उनका जो वोट प्रतिशत है वो बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। आम आदमी तो है ही नहीं हरियाणा में, इनेलो का सफाया हो चुका है। बीजेपी का वोटर जो है वो आखिरी सेगमेंट है, वापस आ जाऊंगा अगर वक्त मिला मुझे तो। मैं देवनाथ के पास एक बार जल्दी से आता हूं। देवनाथ जी, अब जैसे खर्ची पर्ची आपके शोज में हमने सुना, बहुत बार खर्ची पर्ची का जिक्र हुआ, तो हमने फिर गूगल भी किया कि भैया खर्ची पर्ची है क्या। लेकिन आम लोग, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि खर्ची पर्ची ये पिछले 4 से 5 सालों में ही, पिछले 10 सालों में ही, जब इन्हीं की सरकार थी तभी से शुरू हुआ। 2019 में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इस बार ग्राउंड का माहौल आपने क्या महसूस किया? आ जाएगी पूर्ण बहुमत वाली सरकार, जिसकी भी आए? और ये ठीक भी नहीं होगा, और मुझे लगता है निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है उसके अनुरूप भी नहीं होगा इस सवाल का जवाब देना। लेकिन इतना जरूर कहूंगा रोहित कि खर्ची पर्ची एक मुद्दा है। खर्ची पर्ची को लेकर के लोग बात कर रहे थे, खर्ची पर्ची को लेकर के युवाओं में। लेकिन हाँ, इसके साथ ही लोग ये भी कह रहे थे कि रोजगार के अवसर खत्म हुए। तो दोनों चीजें समानांतर चल रही थी। बीजेपी के समर्थक कह रहे थे कि पहले खर्ची पर्ची और लेकिन अब रोजगार। लेकिन कांग्रेस के समर्थक कह रहे थे कि नहीं, खर्ची पर्ची से रोजगार तो मिलता था, अब तो रोजगार भी नहीं मिल रहा है, रोजगार के नए अवसर भी नहीं है। लेकिन रोहित बड़ी बात यह है कि जब 6 बजे के बाद स्थितियां जो होंगी, उसके पहले एक बात मैं पहले ही बता दे रहा हूं, भारत एक्सप्रेस ने कालका जी जो पहला विधानसभा है, पहला 90 सीटों वाला में से पहला विधानसभा, और आखिरी में फरीदाबाद जिले का वो आखिरी 90वां विधानसभा, इन सब में हमने शो किए, इन सब जगहों पर हम गए और हमने महसूस किया कि लोग सरकार के खिलाफ गुस्सा तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार के समर्थक भी कम नहीं है। तो मुकाबला कांटे का है, बाकी चीजें हम बताएंगे, लेकिन इतना जरूर समझिए कि पार्टियां दो ही हैं, देवनाथ जो है बीजेपी और सारी चीजें कांग्रेस। बचा के रख रहे हैं, 6 बजे के बाद वो तमाम चीजें बताएंगे। आप जानते हैं 3 फेजेस में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। फैक्टर क्या कुछ रहे? 10 साल बाद तो विधानसभा चुनाव यानी 2014 में हुए थे, उसके बाद सीधा 2024 में। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पहली बार घाटी में विधानसभा चुनाव हुए हैं। 1 दशक बाद 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 फेजेस में मतदान हुआ। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 3 चरणों में कुल 63.45% मतदान हुआ। सभी क्षेत्रों में मतदान शांति से संपन्न हो गया, जिसके लिए काबिले तारीफ काम किया ईसीआई ने और हमारी फोर्सेस ने। इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी के पास विशेष मतदान केंद्र भी बनाए गए थे। कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई और यह बताता है कि जम्मू कश्मीर कितना बदला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कई मायनों में बहुत खास था और सबके लिए मानो एक लिटमस टेस्ट था। आर्टिकल 370 के हटने के बाद पहली बार पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, वाल्मीकि समाज, गोरखा समुदाय के सदस्यों ने विधानसभा चुनाव में पहली बार फर्स्ट टाइम अपने मत का इस्तेमाल किया। विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर को सबके सामने आ जाएंगे। इससे पहले लोगों को एग्जिट पोल का भी बेसब्री से इंतजार है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसका इंतजार है। क्या रहा जम्मू कश्मीर में चुनाव का हाल, इसको जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स और जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन ये कुछ तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। ये तस्वीरें देश तो देख ही रहा है, दुनिया ने इन तस्वीरों को देखा। आप जानते हैं अलग अलग देशों के डेलीगेशंस कश्मीर पहुंचे हुए थे।
जम्मू कश्मीर में किस तरीके से वोटिंग हो रही है वो देखने पहुंचे थे। ऐसी पहाड़ियां चढ़कर 2-2 घंटे पैदल चलकर हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुरुष मतदाता 44 लाख से ज्यादा, महिला मतदाता 42.62 लाख, फर्स्ट टाइम वोटर 3.5 लाख से ज्यादा और सबकी निगाहें इन पर रहेगी। युवा मतदाता कितने? 20 लाख के आसपास। दिव्यांग मतदाताओं के लिए खास इंतजाम किए गए थे, इनका आंकड़ा है 83,000 से ज्यादा। थर्ड जेंडर्स 167, वरिष्ठ नागरिक लगभग 70,000 के आसपास। और यहां पर वरिष्ठ नागरिक हम कह रहे हैं तो 60 नहीं 80 साल की उम्र से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों को हम बता रहे हैं। पुरुष मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया, महिलाओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। फर्स्ट टाइम वोटर कश्मीर का आम कश्मीरी जब वोट करने निकला तो क्या कुछ निकला। ईसी की क्या कुछ तैयारियां थी। पोलिंग स्टेशन 11,000 से ज्यादा, लगभग 12,000 के आसपास पोलिंग स्टेशंस का निर्माण किया गया। वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई। तो जम्मू कश्मीर की जंग भी पूरी हो चुकी है। इंतजार है सबको 8 तारीख का। जम्मू कश्मीर में 3 फेजेस में जबरदस्त चुनाव हुआ, वो हमने आपको तस्वीरें दिखाई। जबरदस्त लोगों में उत्साह नजर आया, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब इंतजार है तो जन्नत में जनमत के बाद क्या कुछ माहौल बन रहा है, ये जानने की कोशिश भारत एक्सप्रेस लगातार कर रहा है। कश्मीर से कई ग्राउंड रिपोर्टर्स हमारे जुड़ रहे हैं। कश्मीरी एक्टिविस्ट अश्विनी भट्ट साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी भट्ट साहब, सबसे पहले नमस्ते आपको, स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। और अब ज्यादा वक्त है नहीं, सभी को जाहिर सी बात है 8 तारीख का इंतजार होगा। इन चुनावों में जो कि 10 साल बाद मत का इस्तेमाल करने का मौका मिला जम्मू कश्मीर वासियों को, कश्मीरियों को, मैं ये कह सकता हूं चाहे जिस दल को उन्होंने वोट किया हो, लेकिन जो उत्साह नजर आया वो काबिले तारीफ। बिल्कुल। नमस्कार रोहित जी। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, चुनाव हो गए हैं। अब मतगणना के बाद चाहे सरकार किसी की भी बने, बट जो इस बार के चुनाव में जो सबसे मेजर जो एक बिंदु है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए, वो है इस बार के मत वोटर्स की पार्टिसिपेशन और एंथुसियाज्म, जो कि डेमोक्रेसी का एक बेसिक पिलर होता है। कुछ विधानसभा सेगमेंट्स में तो 80% के करीब वोटिंग हुई है। और यही तो एक पर्व है। और 2019 बहुत सारे लोग बोलते थे कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद क्या बदला। ये बहुत बड़ा बदलाव है। जहां 20%, 10%, 12% की वोटिंग होती थी, वहां अब 80% की वोटिंग के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में जो है वोटर्स का जो है पार्टिसिपेशन है। तो ये एक बहुत बड़ा आर्टिकल 370 के बाद ये एक बहुत बड़ा इसका जो सबसे बड़ा जो एक फ्रूट है उसका, वो अभी कहीं ना कहीं दिख रहा है। सरकार किसी की भी बने, वेरी ट्रू। सो मैं भी यही बात कह रहा हूं कि सरकार किसी की बने, लेकिन जो उत्साह नजर आया, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनमें जो विश्वास मजबूत हुआ है, ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर भी काम करते हैं। आर्टिकल 370 को हटने के बाद देखिए, नोएडा में बैठकर मैं कुछ कहूं कश्मीर के बारे में तो मुझे खुद को बेईमानी लगेगा, लेकिन आप ग्राउंड पर रहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको सुनना चाहता हूं। 370 के बाद वाकई वो बदलाव जिस तरह के होने चाहिए थे, जीवन में जिस तरीके के बदलाव आने चाहिए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोच में जो बदलाव आना चाहिए था, वो आपने महसूस किया। क्योंकि खुद हमें बहुत बुरा लगता था जब हम पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स देखते थे, खुद हमें बहुत बुरा लगता था जब पैलेट गन से किसी आम कश्मीरी को चोट लगती थी, उसको खून निकलता था। ये तमाम चीजें बदली हैं, तो वैश्विक पटल पर कश्मीर की इमेज बहुत बेहतरीन हुई है। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। पत्थरबाजी जैसे आपने सही बोला। अब मुझे ये कोई भी एक प्रश्न है, ये जो पूछने का ये है। 5 साल पहले हर दिन जो एक कैलेंडर छाप के कि भाई आज यहाँ पे पत्थरबाजी होगी, यहाँ हड़ताल होगा, वो कैलेंडर छापने वाले कहाँ चले गए? जो पत्थर जिसके आज से 5 साल पहले जिस युवा के हाथ में पत्थर होता था, आज की डेट में उसने अपनी उंगली का फ्रेंचाइज का जो है एक्सरसाइज करके आज वोट डाला है। और वो मेन स्ट्रीम में ये जो जर्नी है, ये जो पत्थरबाजी से लेके
इलेक्शन और मतदान करने की जो ये जर्नी है, ये एक नॉर्मलसी का एक पाथ है। मैं अगेन, जैसे मैंने आपका एक जो आपने अभी बोला, अगर मैं ये बोलूं कि जम्मू एंड कश्मीर में बिल्कुल सब सही हुआ, तो शायद मैं कहीं ना कहीं अपने आप से मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ। बहुत कुछ है अभी करने को, बहुत कुछ है अभी ग्राउंड पे करने को, बट हाँ, सही कदम है, सही डायरेक्शन में कदम है, सही दिशा में एक कदम है। अभी जो है जर्नी बहुत दूर है, बट हाँ, लेकिन रास्ता सही है, दिशा सही है, डायरेक्शन सही है, और ये बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। और जब आप जैसा युवा ये बात करता है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है सुनकर। फिर जब हम कश्मीर आएंगे, जम्मू कश्मीर घूमने आएंगे, तो आपसे मुलाकात तो होगी होगी। मेरे सहयोगी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मृगांक प्रभाकर भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मृगांक जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मृगांक जी, जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद देखिए 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे, पीडीपी और सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी बनकर निकली थी। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर बीजेपी रही थी। इस बार 3 फेजेस में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, और कहीं ना कहीं जो वोटिंग प्रतिशत निकल कर आया ऑन एन एवरेज तीनों फेजेस का, वो 65% के आसपास था। आप इसको कैसा देख रहे हैं, क्योंकि आप तो दशकों से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कश्मीर के उन हालातों पर भी आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस दौर में भी कश्मीर गए और इस दौर में भी कश्मीर गए, ये बदलाव कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल रोहित, एक शब्द में बोलूं तो काबिले तारीफ है, और मुझे लगता है इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, कि वहाँ पे जिस तरह से आवाम और जमहूरियत जो है वो डेमोक्रेसी में जो है भाग ले रही है, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि एक संदेश है। और इसकी एक बानगी भी देखने को मिलती है लोकसभा चुनावों के अंदर। जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ आप वोटिंग परसेंटेज देख सकते हैं कि जनरली घाटी के अंदर वोटिंग परसेंटेज कितना होता था, 15, 16, 20, ये मैक्सिमम 23 तक गया। लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज लोकसभा चुनावों के अंदर भी लोगों ने वह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमेशा से घाटी में देखा जाता था कि वोटिंग जो ट्रेंड्स है वो बहुत काफ़ी कमज़ोर नज़र आते थे, 30 मैक्सिमम 25% तक पहुंचता था। लेकिन इस बार जो है तस्वीर बदलती हुई नज़र आती है। मुझे उसके 2-3 फैक्टर्स नज़र आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये नज़र आती है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ से लेकर अमेरिका में बैठे हो, चाहे जम्मू कश्मीर में बैठे हो, और अपनी बात कहने के लिए लोग निकल कर आ रहे हैं। और आप एक चीज़ और देखिएगा, इन चुनावों के अंदर, लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक, लोग काफ़ी वोकल नज़र आ रहे हैं, और वो अपनी बात जो है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, सब पे आके अपनी बात को रखते हैं। एक शख्स जर्मनी में से बैठकर ट्वीट करता है पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया उसको देखती है, तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी वोकल नज़र आते हैं। दूसरा मुझे ये दिखाई देता है कि जिस तरह से 370 को हटाया गया और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लोगों के बीच में लाए गए और उन्हें अब तैयार किया गया कि सरकार आपके साथ खड़ी हुई है, और उसके बाद लोगों के अंदर जो भरोसा आया है, वो उसी की बानगी दिखाई देती है कि घाटी के अंदर पहली बार मुझे जो है इतने सालों के अंदर जो है 65% के आसपास, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, 1-2 जगह को छोड़ दें तो लगभग एवरेजन 65% के आसपास जो है वोटिंग परसेंटेज दिखाई देता है। लोग चाहते हैं कि जमहूरियत जो है, वहाँ जो आवाम है, वहाँ पे जो है पूरी तरह डेमोक्रेटिक सेटअप में हिस्सा ले और अपनी बात भी रख रहे हैं। वो विकास की भी बात रखते हैं, वो रोजगार की भी बात रखते हैं, वो जो है महंगाई की भी बात रख रहे हैं। वो विषय अलग है कि चुनाव का रिजल्ट किसके पक्ष में जाएगा, वो सवाल अलग है, लेकिन साफ तौर पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। चाहे वो जो है जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, चाहे वो जो है हरियाणा का चुनाव हो। हरियाणा में मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मुझे जो आकलन, जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, वो बम्पर वोटिंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यमुनानगर के अंदर 4 बजे तक का आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं आपको, 63% से ज्यादा हो चुका है वो, तो मुझे लग रहा है कि वो 72-74% भी पहुंच सकता है। तो साफ तौर पर यह है कि लोग चाहे गांव में बैठे हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो पहलवान हो, वो सब इस डेमोक्रेसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये वैल्यूज, ये प्रिंसिपल ही हैं जो हमको कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़े रखता है। अश्विनी भट्ट जी, एक छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए, फिर मेरे सहयोगी विकास भी जुड़ चुके हैं। 20 सेकंड से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए, एक तो वोटिंग परसेंटेज की बात होती है। देखो, लास्ट जो आतंकवाद जो 1989-90 में जो जम्मू कश्मीर का जो में स्टार्ट हुआ, उससे जो लास्ट इलेक्शन था वो था 1986 का। वो लास्ट इलेक्शन था जहां पे जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो भी लीडर्स हैं, उनने डोर टू डोर कैंपेनिंग करी है।
तो 1986 और आज हम बात कर रहे हैं 2024 में, ऑलमोस्ट 38 इयर्स के बाद ये पहला इलेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर में जहां पे जितने भी प्रत्याशी हैं उन्होंने विदाउट बी एनी सिक्योरिटी कवर या एक डर के माहौल के बिना डोर टू डोर कैंपेनिंग ये 38 साल में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। और ये एक बहुत बड़ा सराहनीय जो है एक चेंज नजर आया है और एक वेलकम स्टेप है। जाहिर सी बात है, मैं वापस आऊंगा सर। मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं। विकास ने हर एक तस्वीर को सबसे पहले पहुंचाया और सबसे सटीकता के साथ पहुंचाया। विकास, 3 फेजेस का मतदान, शानदार तरीके से आपने रिपोर्टिंग की। आपका शो काफी शानदार रहा गया। चुनाव आपने किया, लोगों की नब्ज पकड़ने की, चाहे वो स्मार्ट मीटर की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, हर एक चीज आप लेकर आए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब सबको इंतजार है और सबसे पहले आम लोग तो काफी एक्साइटेड हैं कि 10 साल बाद वापस जमहूरियत में इतना विश्वास, और ये बढ़ता हुआ ट्रेंड बताता है कि जम्मू कश्मीर में भी अब वो आबो हवा बदल चुकी है। वोट किसी को भी दें, लेकिन वोट देना कितना इंपॉर्टेंट है, ये सोच का बदलाव आ जाना, ये बहुत बड़ी जीत है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनको लेकर लोगों में बहुत उत्साह था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालांकि विकास के कार्य बहुत लगातार चल रहे थे पिछले 10 साल से भी केंद्र सरकार के रिजीम के अंदर, लेकिन फिर भी कई ऐसे मसले होते हैं लोकल लेवल पर जिनको सुलझाना केंद्र सरकार के बस में नहीं होता। उसके लिए आपको ऐसा आपका नुमाइंदा चाहिए जो आपके मसलों को हल करे, और इसको लेकर लोगों ने भरपूर वोटिंग की है, बम्पर वोटिंग की, और खासकर युवाओं में एक बहुत क्रेज था इस बार वोटिंग को लेकर। विकास, वैसे तो आपका ऑडियो समझने लायक है, लेकिन थोड़ी उसमें डिस्टर्बेंसेस है। मैं चाहता नहीं कि आप कुछ बात रखें तो जनता तक ना पहुंचे, क्योंकि शानदार काम आपने किया। मैं वापस आ रहा हूं, आप तब तक ऑडियो को जरा ठीक करवाइए। अश्विनी भट्ट जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी जी, आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं और हम भी वही सुनना चाहते हैं। भारत एक्सप्रेस ना हमारा कोई एजेंडा, ना कोई प्रोपेगेंडा, जो ग्राउंड की रियलिटी है वो हम जनता के सामने रखते हैं। जनता तय करे भैया क्या सही क्या गलत, मैं और आप तय ना करें, मृगांक तय ना करें। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आम लोग, क्योंकि आप ग्राउंड पर भी बहुत काम करते हैं, मैंने देखा आपको सोशल मीडिया पर, ग्राउंड पर आप लोग काम करते हैं, 3 ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे जो इस बार आवाम के मन में रहे जब वो पोलिंग बूथ तक जा रहे थे, वो आप बता दीजिए मुझे। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो एक पिछले 5 साल में जो एक विश्वास बना है। बिकॉज पिछले उससे पहले अगर 30-35 साल का अगर हम जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास देखें, तो सबसे पहले ये था कि घर से कोई अगर निकले और रात को वापस आए ना भाई, उसकी कोई निश्चिंता नहीं होती। तो जो पिछले 5 साल का एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी था, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। सेकेंड, बच्चों की पढ़ाई। पिछले में बहुत सारे ऐसे जो हमारे जो कैलेंडर बाबा अभी तो वो स्वर्ग से सिधार गए, अब स्वर्ग और नर्क का तो पता नहीं, बट हाँ, जो गिलानी थे, तो हर महीने का उनका एक कैलेंडर होता था कि ऐसे इस दिन हड़ताल रहेगा, इस दिन पत्थरबाजी रहेगी। तो बच्चों के स्कूल, अगर आप पिछले 30-32 साल से देखें, तो नॉर्मल जो स्कूल का जो एक करिकुलम देखें, तो 30 दिन में मुश्किल से 8 दिन या 10 दिन स्कूल खुलते थे। तो उन पेरेंट्स में जिनके छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, उनमें एक बहुत बड़ा विश्वास आया है कि हाँ, अब हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा सकते हैं। और जो तीसरा था वो है नेशनलिज्म। वो है नेशनलिज्म अराउंड आफ्टर 370 के एक, हाँ, जो एक अभी तक जो गुट्टी पिलाई थी यहाँ पे एक सर्टेन सेगमेंट में, चाहे आप उसको रिलीजियसली कह लीजिए या जो भी जिस आधार पे भी कह लीजिए, एक गुट्टी पिलाई थी कि आप डिफरेंट है, आपके साथ आर्टिकल 370 है, आप डिफरेंट है, आपके 4 टांगे हैं, 8 हाथ हैं। वो कहीं ना कहीं वो जो धारणा थी, वो जो मिसकंसेप्शन था, उसका उस डिसइंफॉर्मेशन का एक कहीं ना कहीं उसका एक उसकी पोल खुल गई। और उसके बाद जो अब एक विलय जो हुआ है, जो सही मायनों में जो जम्मू एंड कश्मीर का विलय भारत प्रदेश के साथ, एज अ कॉमन सिटीजन, वी एज वन नेशन का जो एक जो सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द नेशन है, वो एक कहीं उसका एक बहुत बड़ा उसका जो है उसका उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। सर, वाकई मैंने आपसे 3 पॉइंट पूछे, बहुत ही तैयारी के साथ आप बैठ रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है। वापस आऊंगा। विकास, आपका ऑडियो ठीक हो गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए विकास। जी बिल्कुल, मैं कह रहा था कि पिछले 10 साल बाद, अब 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए हैं।
ऐसे में लोगों में एक बहुत ज़्यादा रुझान था, क्योंकि लोकल नुमाइंदा नहीं था कोई जो उनकी बात सुन सके, उनके मसलों को हल कर सके। हालांकि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने बहुत काम कराया जम्मू कश्मीर में, लेकिन फिर भी ऐसे कई मसले थे जिसके लिए लोगों का आना बहुत ज़रूरी था सामने। और अब खासकर युवा जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित था इस बार वोटिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं इस बार जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नई पहल, एक नई तरह की राजनीति देखने को मिलेगी जब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को। ठीक है विकास, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मृगांक प्रभाकर भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मृगांक जी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, अलग अलग वक्त पर आपको मौका मिला, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए कश्मीर में, माहौल बदलते हुए आपने देखा। एक तो 10 सालों बाद मत का इस्तेमाल, उसमें भी जो बड़े चेंजेस आए, 370 का अबॉलिश होना, इसके अलावा जम्मू कश्मीर का यूटी बन जाना, यानी इस बार हर एक पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट था। देखिए बिल्कुल रोहित, बिल्कुल लिटमस टेस्ट है हर पार्टी के लिए, और एक लंबे समय बाद वहाँ पर चुनाव हुआ है। और सबसे बड़ी बात मुझे जो दिखाई देती है, जो कहते हैं ना कि ये पार्टिसिपेशन, लोगों का जो वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी दिखाई दे रखी है। और वो अभी मैं अनिल विज साहब की बात भी सुन रहा था, तो साफ तौर में 38 साल इस प्रक्रिया में लग गए इतना वोटिंग परसेंटेज लाने में। कारण क्या है? सुदूर इलाका, कनेक्टिविटी नहीं, रोडों का कंस्ट्रक्शन होना, रेल कनेक्टिविटी बन जाना, हवाई कनेक्टिविटी दे देना। इतने साल में सभी सरकारों, सभी ने कोशिश की है। और कश्मीर कोई एक पार्टी का एजेंडा नहीं है, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज देश में, जब भी कोई बात होती है कश्मीर के नाम पे, सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक मत कश्मीर के मामले में खड़ी हो जाती हैं। तो वहाँ का जो डेवलपमेंट है, वहाँ के लोगों को मुख्य धारा में वापस लाने का, उसकी मुझे लगता है एक शुरुआत दिखाई दे रही है कि स्मॉल एक स्टेट को जो है किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, इस तरह से डेवलप कर दिया जाए ताकि वो एक थ्रेट नहीं, वो एक हमें जैसे कहते हैं ना, कश्मीर अगर हेवन ऑन अर्थ कहीं है, अगर पूरे देश में कहीं दिखाई देता, तो उस चीज का एक्सप्लॉइटेशन पूरी तरीके से किया जाए। तो मुझे लगता है कि जमहूरियत जिस तरह से इस बार चुनावों के अंदर पार्टिसिपेशन किया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। चुनाव आयोग की काबिले तारीफ है, सरकार के लिए काबिले तारीफ बात है कि जिस तरह से ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ के आया। लेकिन जहां तक सवाल पॉलिटिकल गेम्स का है, उसमें शायद आपने नहीं पहले सवाल जरूर पूछा था, उसमें थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। हाँ। लेकिन घाटी और देखिए, घाटी और जो आपका जम्मू का रीजन है, उसमें से थोड़ा सा मुझे जो लगता है कि अलग अलग परसेप्शंस बने हुए हैं। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस घाटी में ज़्यादा पावरफुल दिखाई देती हैं। उसमें कुछ नए शूट्स भी मुझे दिखाई देते हैं। राशिद इंजीनियर, जमाते इस्लामी बैन होने के बावजूद अपने कैंडिडेट्स वहाँ खड़े कर रही है और वो चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ केवल जो है 19 सीटों पर चुनाव लड़ना, 28 में वॉक ओवर दे जाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो है चुनाव जो है केंद्रित हो जाता है, सेंट्रिक हो जाता है केवल जम्मू रीजन के ऊपर जाके। वहाँ पे भी कुछ जो सुदूर इलाके हैं, उन इलाकों को छोड़ के वो फोकस करते हैं कि हम 25 से 30 सीट लेना है। लेकिन कुल मिला के ये दिखाई देता है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ है, वो निश्चित रूप से मुझे लगता है चौंकाने वाला होगा। कोई ना कोई एक पार्टी, मुझे आज भी लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये शॉकिंग हो सकता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप दे रहे हैं। मेरे सहयोगी विकास अब्रोल लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। विकास, मैं आपके पास आ गया। पिछली बार जो नंबर्स हमने देखे थे, सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई थी पीडीपी, दूसरे नंबर पे थी बीजेपी। इस बार जब आप ग्राउंड पर गए, कई ऐसे फैक्टर्स रहे, 370 हटने के बाद, यूटी बनने के बाद, आपको लग रहा है कि क्या कुछ आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं? देखिए, इस बार की जो राजनीति है वो कश्मीर, क्योंकि हमेशा अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं कश्मीर सेंट्रिक राजनीति रही है, लेकिन इस बार जो राजनीति है उसने एक अलग सा मूवमेंट ले लिया है। क्योंकि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का एक छत्र राज हुआ करता था जम्मू कश्मीर में। यही दो ग्रुप थे जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में मेन चलाते थे। लेकिन अब जिस तरह से इंजीनियर रशीद का एकदम से आक्रामक होकर आना, जमाती इस्लामी के कितने लीडर्स आए हैं, और कहीं ना कहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वो लीडर जो इलेक्शन के समय बंद की कॉल देते थे, वोट ना करने की अपील करते थे, और आज वही लोग घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कश्मीर की राजनीति जो है इस बार चेंज हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो है इस बार निर्दलीय हैं जो खड़े हुए हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। गेम चेंजर्स हो सकते हैं। आखिरी 30 सेकंड से अश्विन जी आपके पास आ रहा हूं। राह तो ठीक पकड़ लिए, डायरेक्शन तो ठीक पकड़ लिए, काम कुछ हुए हैं, कुछ होना बाकी है। योर लास्ट टेक सर, कंक्लूजन। या देखिए, जैसे विकास जी ने बोला, इस बारी जो इंडिपेंडेंट्स हैं, और इंडिपेंडेंट्स में स्पेसिफिकली हुर्रियत और जमात से एफिलिएटेड या इंजीनियर राशिद जो कि एक हार्डलाइनर माने जाते हैं, उनका जो बढ़ चढ़ के इस बार जो पार्टिसिपेशन रहा है चुनाव में, ये कहीं ये एक बहुत बड़ी इट्स अ बिग सिग्नल। ये इसलिए हुआ है बिकॉज जब सिक्योरिटी एपरेटस, जब नेशन ये सोच का बदलाव हमें महसूस होता है।
बहुत बहुत स्ट्रांगली महसूस होता है। इंडिकेशंस भी काफी स्ट्रांग है। सिग्नल्स की बात यहां पर कर रहे थे कि मिल रहे हैं, लेकिन ये ग्रीन सिग्नल किसके लिए, रेड सिग्नल किसके लिए है, इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आप जुड़े हमारे साथ। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच मृगांक। बहुत धन्यवाद विकास। नजर बना रखिएगा।